एक बार फिर से गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर। एक वीक के बाद फिर से हम मिल रहे हैं और दो यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई डाउट सेकेंड यूनिट में? गोयल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं फिर से? हाँ, पहले गोयल जी की बात सुनते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ इश्यू हुआ था। नो क्या सर। कहें? हाँ जी, बताइए। लास्ट टाइम भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जितना मुझे नाम याद है आपका। नहीं सर। अच्छा, तो शेयर कर दिया था मैंने आपको। यूनिट 2 का मटेरियल भी शेयर कर दिया था। शायद किसी ने पढ़ा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो जब आप पढ़ें तब आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज मत कीजिएगा कि थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट या जो भी यूनिट चल रही है, अब बीच में कोई ये बोल दे कि सर सुपरपोजिशन थ्योरम दोबारा से पढ़ा दीजिए। तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, बट सारी यूनिट एक बार मतलब एंड पॉइंट तक पहुंचे, फिफ्थ यूनिट ऑलमोस्ट मतलब टच कर जाए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो आपके डाउट सारे मतलब टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे छोटे मोटे डाउट हो सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं बीच में, मुझे इंटरप्ट करके कभी भी। एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना बीच यूनिट में तो थोड़ा वो है। हाँ, टाइम मिलेगा तो मैं टाइम क्या मिल ही जाएगा टाइम। अब थोड़ा सा थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में ज्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। हो सकता है थर्ड यूनिट इस वीक में ही कंप्लीट हो जाए, आज कल में ही कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ज्यादा उसमें, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो आपको पता ही है। तो बाकी मुझे बेसिक पढ़ाना है। और फोर्थ यूनिट भी ऐसे ही है, सीरीज और पैरेलल थोड़ी सी। सीरीज पैरेलल क्या, सीरीज पर थर्ड और फोर्थ यूनिट मिलके एक ही यूनिट बनती है वो, लेकिन आपके सिलेबस में दो यूनिट कर दी है अलग अलग वो। हालांकि वो है एक ही यूनिट। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी बोलेगी आपने वीडियो ऑन नहीं किया। ओके। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट मिलके सर। एक ही यूनिट। जी जी, बताइए। सर सेकंड। बताइए क्या सर? गोयल जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका या तो नेटवर्क इशू है, लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, या तो नेटवर्क इशू है या तो कुछ है। वॉल्यूम आपकी साउंड नहीं पहुंचती है। आप मैसेज टाइप कर दीजिए, अगर कोई ऐसा अर्जेंट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। अगर आवाज का कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए, हम गोयल जी की आवाज आप बिल्कुल भी नहीं आ रही है अब। तो मैं बता के आ रहा था। हाँ, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट मिलके एक यूनिट बनती है, वो है एक ही यूनिट, बट आपके सिलेबस में दो यूनिट अलग अलग है। हालांकि वो सीरीज और पैरेलल सर्किट का केवल डिफरेंस है। तो टोटल जो यूनिट है दोनों मिला के 5 से 6 लेक्चर होते हैं। तो देखते हैं, 3 लेक्चर में हो सकता है कल ये फिनिश भी हो जाए, और फोर्थ यूनिट आपकी नेक्स्ट 3 4 लेक्चर में नेक्स्ट वीक वो भी फिनिश हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हम 14th लेक्चर है ये। तो 20th लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते हम फिफ्थ यूनिट तक टच कर जाएंगे। तो सिलेबस आपका बहुत स्पीड से चल रहा है। इस मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 100%। जी है। तो आपके जो भी डाउट हैं, किसी भी टॉपिक के पर्टिकुलर डाउट है, तो आप सोच के रखिए। आप जैसे ही फिफ्थ यूनिट के मिड पार्ट तक पहुंचेंगे तो मैं वैसे ही बोल दूंगा आपको कि एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लेके उसके बाद आपके डाउट जो भी होंगे वो क्लियर कर देंगे। मतलब दोबारा से टॉपिक को एक्सप्लेन, कोई टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना है तो वो पढ़ा सकता हूँ मैं। चलिए, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी थर्ड यूनिट। अभी तक आप पढ़ रहे थे डीसी सप्लाई। अब आप हम मूव करते हैं अब फंडामेंटल्स ऑफ एसी। थोड़ा सा और एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले, जैसे डीसी सप्लाई आपकी थी, क्या डिफरेंस है? डीसी सप्लाई आपकी थी कांस्टेंट, कुछ वोल्ट आपको डीसी मिल रही थी। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो वो कांस्टेंट सप्लाई आपको मिल रही है। अब एसी में क्या है कि सप्लाई आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगी।
सप्लाई जीरो से स्टार्ट होगी, एक पीक तक जाएगी, उसके बाद फिर से जीरो होगी, और देन नेगेटिव पीक तक जाएगी और फिर से जीरो हो जाएगी। तो एक साइकिल के फॉर्मेट में चलती है एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोलते हैं, एक साइकिल के फॉर्मेट में। और वो साइकिल का फॉर्मेट क्या है कि एक पर्टिकुलर एंगल है 180 डिग्री का, उस 180 डिग्री के रोटेशन पे ही आपकी आपकी बार बार वो वेवफॉर्म आपकी रिपीट होती है। और अगर मैं बोलूँ कि डीसी और एसी के कंपैरिजन में, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आता है कि 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी में डेंजरस कौन सी है। तो दो 220 वोल्ट एसी, उसका रीजन ये है कि 220 वोल्ट एसी अगर किसी को शॉक करती है, तो वो क्या करेगा, उसमें बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सप्लाई एक बार पीक तक जाएगी 220 वोल्ट, उसके बाद फिर से जीरो पे आएगी। तो जब वो जीरो पे आएगी विद इन माइक्रो सेकेंड के लिए भी, तो वो हो सकता है कि जो भी शॉक लग रहा है, या कोई पर्सन को या किसी ह्यूमन बीइंग को शॉक लगता है, तो हो सकता है वो छोड़ दे, क्योंकि वो जीरो हो गई सप्लाई विद इन मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए हुई, बट हुई तो जीरो। तो बचने के चांसेस हो जाते हैं कि वो हो सकता है सप्लाई आपको छोड़ दे। लेकिन 220 वोल्ट अगर डीसी है, तो वो कांस्टेंट सप्लाई है, आपकी जीरो नहीं हो रही। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग उसकी शॉक में आता है, तो फिर ऑलमोस्ट एक तरीके से क्या होता है कि बचने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो जीरो हो ही नहीं रही है, वो तो कांस्टेंट 220 वोल्ट है, वो आपको चिपका लिया, आपको तो चिपका ही लिया फिर उसने। ओके, तो फेज लाइन वोल्टेज अभी चलते हैं, फेज और लाइन की बात करेंगे हम। थ्री, ये डिफरेंस है। देखिए, आप देखिए एसी सप्लाई का जो आप साइन, डीसी का जो साइन यूज करते थे बैटरी के लिए, ऊपर वाली लाइन एक दो लाइन में ड्रॉ करते थे, ऊपर वाली बड़ी लाइन होती थी, नीचे वाली लाइन छोटी होती थी, तो एक डीसी सप्लाई बन जाती थी। या तो हम ऐसा भी करते थे, एक सर्किल बना दिया, ऊपर पॉजिटिव लिख दिया, नीचे नेगेटिव लिख दिया, और कुछ वोल्ट डाल दिए, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो एक एसी सप्लाई है। चैट बॉक्स में कोई कुछ कह रहा है। మరకాల एक मिनट सर, म्यूट ఏడు करें, म्यूट नहीं करते हैं आप लोग यार। నేను ఓకే क्लास लॉग इन कर देते हैं, फिर पता नहीं रहता कहाँ पे है। सर मेरा आज पहला दिन है, सूरज कुमार मौर्य जी, आपकी क्लास में, और मेरा थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है। ठीक है सर, मानता हूँ आपकी बात, आपका आज फर्स्ट डे है, तो आपके सिलेबस की 2 यूनिट ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि किसी अपने बैचमेट से, जितने भी क्लास में हैं, उनसे किसी से कांटेक्ट करिए, मैंने मटेरियल शेयर किया हुआ है। आप मटेरियल एक बार पढ़िए, कोई डाउट होता है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं, टाइम मिलेगा मुझे, 2-3 लेक्चर लास्ट के मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल के पहले ही। तो उन 2-3 लेक्चर में एक समराइज कर दूंगा मैं आपके लिए, ताकि आपको भी मतलब अब क्या क्या ही बोलूँ आपको। 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मान लीजिए 2-4 टॉपिक अगर हो गए होते तो मैं दोबारा रिपीट कर देता। सर 2 यूनिट हो चुकी हैं। तो अब मैं उसमें, उसके लिए बस ये है कि मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप किसी बैचमेट से कांटेक्ट करिए, या ग्रुप में कोई डाल दो मटेरियल, जो भी है आपका ग्रुप, तो सूरज जी को मिल जाएगा। ओके, मैं बात कर रहा था प्लस माइनस डीसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई का जो साइन है, इन्होंने क्या किया, अंदर एक वेवफॉर्म बना दी। इसका मतलब ये एसी सप्लाई है, और एसी सप्लाई ये वेवफॉर्म बनाने का मतलब ही है जैसे ये बनी हुई है, जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि जीरो से स्टार्ट होती है सप्लाई, जीरो हुई, उसके बाद इंक्रीज हुई, एक पीक तक पहुंचा, डिक्रीज हुई, फिर जीरो, फिर इंक्रीज हुई नेगेटिव में पीक तक, और फिर आपका जीरो, और फिर अगेन यहां से आपकी रिपीट करने लगती है साइकिल, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। और नंबर ऑफ साइकिल्स, जो ये, चलिए मैं बताता हूँ उसको बाद में। तो वेवफॉर्म ये एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है। ये वेवफॉर्म जब कोई अगर ड्रॉ करता है, तो ये आपको पता होता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, और वाई एक्सिस पे आपका वोल्टेज, करंट, पावर कुछ भी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो। और अ, ऐसा भी नहीं है कि आपकी
एसी जो वेवफॉर्म है, जो एसी सप्लाई है, वो आपकी उसी वेवफॉर्म के फॉर्मेट में होगी। हो सकता है वो स्क्वायर वेव भी हो सकती है कोई, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक फिक्स्ड है वैल्यू, उसके बाद अचानक से जीरो हुई, नेगेटिव हो गई, पीक पे गई, फिर अचानक से कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रही, फिर अचानक से पॉजिटिव हो गई। तो वो जीरो आ रहा है, बट वो उसी टाइम इंस्टेंट पे रैंडमली पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है, जीरो होते हुए मूव कर रही है, बट उस टाइम पे वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, तुरंत चेंज कर रहा है। इसी तरह ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, और एक क्या होती है, ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म हो सकती है, कई सारी वेवफॉर्म हो सकती है। हाँ, उसमें डिफरेंस केवल सिमिलरिटी एक चीज है, टाइम एंड जो भी वोल्टेज करंट है। बट वो वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट करेगी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। जैसे ये देखिए, साइकिल रिपीट कर रही है यहाँ के बाद, ये भी रिपीट कर रही है यहाँ के बाद, तो वो अपने आप आपकी साइकिल रिपीट करेगी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। तो उसे हम बोल सकते हैं एसी वेवफॉर्म, एसी क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड हम नोटेशन शो करते हैं वेवफॉर्म को, तो इस टाइप से शो करते हैं। तो इसको हम, जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाली जो साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर इसी का हम एवरेज लेना चाहें, इस वेवफॉर्म का अगर एवरेज लेना चाहें तो कितना होगा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, मतलब जीरो। तो किसी एसी वेवफॉर्म की अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने इसको ऐड भी किया था कि ये वेवफॉर्म दे दी थी कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। अभी आप पढ़ोगे आगे आरएमएस वैल्यू और पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर जो भी है, तो उसी सीरीज में मैंने इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया था कि इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो वो एवरेज वैल्यू जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज वैल्यू जीरो। इसे बोलते, सर म्यूट कर लीजिए, आप भूल जाते हैं कि आप क्लास कर रहे हैं। मनीष कुमार जी। वेवफॉर्म को बोलते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। इसी में कोसाइन वेवफॉर्म भी होती है, साइन कॉस का मतलब सब समझते हैं। इसी में कोसाइन वेवफॉर्म भी होती है, बट कोसाइन वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट नहीं होती। वो आपकी इस वेवफॉर्म को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, यहां से स्टार्ट होगी, पीक वैल्यू से स्टार्ट होगी कोसाइन वेवफॉर्म। क्यों? कोसाइन वेवफॉर्म आपकी पीक वैल्यू से क्यों स्टार्ट हो रही है? मान लीजिए इसका एंगल के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ओमेगा टी है, ये टी है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, राइट? तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है साइन और कॉस में। तो उसी 90 डिग्री पे आप शिफ्ट कर दीजिए, जैसे एंगल है आपका 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री। तो 180 है, इसका हाफ हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आप शिफ्ट कर दो इस वेवफॉर्म को, तो कोसाइन वेवफॉर्म बन जाएगी। बिकॉज अगेन मैं बोल रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसे बोलते हैं हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, उसे हम बोलेंगे कोसाइन वेव। एक, जहां से आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, जिस जिस टाइम इंस्टेंट के बाद आपकी साइकिल रिपीट करती है अपने आप को, वहां तक के टाइम इंस्टेंट को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, या वन फुल साइकिल, जिसके बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है। उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एक टाइम पीरियड, एंड एक साइकिल का, वन फुल साइकिल का टाइम पीरियड। पीरियड बोल दीजिए, टाइम पीरियड बोल दीजिए, दोनों एक ही है। ये होता है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ये आपका होता है नेगेटिव मैग्नीट्यूड, जो उसकी पीक वैल्यू है। तो अगर वेवफॉर्म की पीक वैल्यू पूछी जाती है तो पीक वैल्यू आपकी ये है। एक और क्वेश्चन आता है पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू मतलब एक पॉजिटिव पीक ये है, नेगेटिव पीक ये है, दोनों के बीच का आप जब डिफरेंस लेंगे तो उसे बोलेंगे हम पीक टू पीक वैल्यू किसी वेवफॉर्म की, राइट? टाइम पीरियड को कैपिटल सी टी से डिनोट किया है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से, जो नोटेशन है स्टैंडर्ड। और एंगल आपको पता है 180 से 360, 360 डिग्री पे जनरली जो स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है 360 डिग्री पे अपनी साइकिल को रिपीट करती है। तो ये एक साइन वेव है। आगे हम चलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, आधी चीजें, आधी से ज्यादा चीजें बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सब, मेरे लैपटॉप को क्या हो जाता है बीच में। चलिए इसको फुल वेव कर देता हूँ मैं, किसी ने लास्ट टाइम बोला था। ओके। तो अब साइन वेव है, तो एक मान लीजिए वोल्टेज की वेव फॉर्म है।
तो एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन हम क्या करते हैं कि पीक वैल्यू ले ली, और साइन वेव है तो साइन ओमेगा टी, कॉस वेव है तो कॉस ओमेगा टी। तो वीटी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, जो फंक्शन हमारा वेव फॉर्म में दिया हुआ है, साइन वेव फॉर्म में, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में। तो वीटी इज इक्वल टू वीएम, मतलब पीक वैल्यू, जो भी उसकी पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्या है? रेडियन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं हम। तो वो होती है रेडियन में। अब उस ओमेगा को जब आप कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो उसे हम बोलेंगे ये, उसमें रिप्लेस कर देंगे 2 पाई एफ। एफ जीरो मतलब अ, जो इनिशियल फर्स्ट साइकिल का है उसके लिए जीरो लगाया हुआ है। ओके। वीटी को हम बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर ये वैल्यू है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे, हालांकि वो स्टैंडर्ड है टी, टी तो पूरी एक्स एक्सिस है। तो इसीलिए हम इस इंस्टेंट पे वैल्यू है, इसीलिए हम बोलते हैं इस चीज को इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अगर करंट होगा तो इंस्टेंटेनियस करंट, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम टी पर ये वैल्यू आपकी आई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं ओमेगा नॉट टी। और ओमेगा नॉट, ओमेगा जीरो टी या ओमेगा नॉट टी को हम साइन थीटा बोलते, एक थीटा बोल देते हैं नोटेशन। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एक्स एक्सिस पे आपने देखा होगा कि 180 डिग्री, 360 डिग्री, इस टाइप से लिया गया है उसमें एक्स एक्सिस में। तो 180 डिग्री, 360 डिग्री एक एंगल है, और टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो 2 पाई एफ टी, और ये आई टी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी, पीक वैल्यू होगी आपकी, एम लगा है तो पीक वैल्यू, वेवफॉर्म पता है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने आपको बता दी। ये कुछ ज्यादा ही डिटेल हो रहा है, तो ये एंगल में आपका डिवाइड कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, तो इस स्लाइड को बताने कोई मतलब नहीं। साइकिल मैंने आपको बता दी 360 डिग्री पे कंप्लीट करती है, तो साइकिल उसे बोलते हैं जहां पे, जहां से जिस पॉइंट से आपकी वेवफॉर्म खुद को रिपीट करती है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट, जैसे मैंने साइकिल्स का बताया था केस, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स जितनी कंप्लीट करेगी वो वेवफॉर्म पर सेकंड, उसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड का टाइम इंस्टेंट ले लिया आपने, उसमें जितनी भी साइकिल कंप्लीट करेगी वेवफॉर्म, उसे हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज दोनों यूनिट हो सकती है उसकी। और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है, ये सबको पता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। तो एफ इज इक्वल टू 1/t। अब हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का केस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगी वेवफॉर्म, उसे हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। अब एक सेकंड में अगर ज्यादा साइकिल कंप्लीट करेगी तो वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, एक सेकंड में अगर कम फ्रीक्वेंसी साइकिल्स कंप्लीट करेगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन लायक कुछ मुझे नहीं लगता है। एम्पलीट्यूड पता है आपको? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रही है वेवफॉर्म आपकी, और दोनों वैल्यू सेम होंगी, चाहे पॉजिटिव ले लो आप चाहे नेगेटिव ले लो। तो ऐसा नहीं, एम्पलीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई है तो पॉजिटिव 220 वोल्ट जा रहा है, नेगेटिव 220 वोल्ट जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड उसका कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपको अंडरस्टूड है कि वो एसी वेवफॉर्म है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव जाएगी। ओके। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो ओमेगा टी आपने लिया था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो उसी को डिफरेंशिएट करके बताया गया आपको, उसमें और कुछ नहीं है। और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 2 पाई एफ होता है। एफ एफ और टाइम पीरियड का रिलेशन होता है 1/t। तो एफ की जगह जब आप 1/t प्लेस करोगे तो ओमेगा आपका आ जाएगा 2 पाई/t या 2 पाई एफ। छोटी छोटी टर्म्स हैं, और मतलब ये उसके लिए
एसी फंडामेंटल के लिए छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, पीक वैल्यू आ गई, पीक टू पीक वोल्टेज मैंने ऑलरेडी उसमें वेव फॉर्म में आपको बता दिया, मैक्सिमम लेवल, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, हाँ ये चीज है। एवरेज वैल्यू मैंने बताई आपको, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो एवरेज क्या लेंगे, पॉजिटिव साइकिल का एरिया और नेगेटिव साइकिल का एरिया। एवरेज वैल्यू का मतलब तो यही है कि सारा एल्जेब्रिक सम किया जाता है सारी वैल्यूज का। तो जितनी पॉजिटिव पीक आ रही है उतनी नेगेटिव पीक आ रही, तो एवरेज वैल्यू जीरो। आरएमएस पीक वैल्यू मैंने आपको बता दिया, पीक टू पीक वैल्यू बता दिया। आरएमएस वैल्यू हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो जैसे एवरेज वैल्यू अब जीरो है, तो किसी चीज का एवरेज लोगे, उसका मीन लोगे, तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। तो हम करते क्या है, आरएमएस वैल्यू एक आरएमएस वैल्यू ही आपको कहीं भी क्वेश्चन में, कहीं भी इंडस्ट्री में या कहीं गिवन होती है, तो वो आरएमएस वैल्यू ही गिवन होती है, इसीलिए क्योंकि आरएमएस वैल्यू एक्चुअली होती है, हम करते क्या है, वैल्यूज के स्क्वायर का, पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी वैल्यू आ रही है उसके, उन सब वैल्यूज के स्क्वायर का सम लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, देन उसका रूट ले लेते हैं, तो वो एक वैल्यू निकल के आती है, वो जीरो नहीं आती है आपकी। तो वो आप कह सकते हैं कि जब स्क्वायर्स लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का केस खत्म हो जाएगा। जब आप किसी चीज का स्क्वायर लेते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए स्क्वायर लिया पहले, उसके बाद उनका एवरेज किया, उसके बाद उसका रूट ले लिया, तो उसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी उस साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल उसकी वेवफॉर्म पर, और उसकी पीक वैल्यू पर। पीक वैल्यू के आरएमएस वैल्यू निकाली भी जाती है एक्चुअली। तो सारी वैल्यूज का आप स्क्वायर लेके, और जो भी वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही दे दिया गया कि समथिंग 8-10 वैल्यू दे दी गई और उनका आरएमएस निकालना है आपको, तो सबका स्क्वायर करके, ऐड करके, एवरेज लेके, और फिर उसको वो करते हैं। साइनोसॉइडल के केस में ये वैल्यू हमेशा आती है आपकी 0.707 इंटू वीएम या आईएम, पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होती है आपकी 0.707 इंटू पीक वैल्यू। ये अभी अगर निकाला होगा इन्होंने तो होगा। एवरेज वैल्यू आपकी किसी भी उसका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालोगे तो जीरो आएगी। तो करते क्या है, एवरेज वैल्यू के लिए भी डीसी वैल्यू निकालते हैं, डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट ना निकाल के हम डीसी कंपोनेंट निकालते हैं, और डीसी कंपोनेंट का मतलब ही हो गया पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, तो एक तरीके से हम उसको डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट निकालते हैं। नेगेटिव वैल्यू है तो उसको इक्वेट करते हैं डीसी। तो एक तरीके से प्रॉपर एवरेज ना लेके हम कर क्या रहे हैं कि जैसे बीच की वेवफॉर्म है, थोड़ा सा एक्स एक्सिस के क्लोजर आके तब उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं की गई है, प्रॉब्लम ये हो रही है। ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब बीके मेहता की जब आप बुक खोलोगे, मैंने आपको बुक जब ट्रांसफर की थी, शेयर की थी, बीके मेहता की बुक में ये वैल्यू निकाल के दिखाई गई है। अब मुझे ये पीपीटी ऐसी पड़ गई है, मेरे पास पीडीएफ है, बट पीडीएफ यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया चलाने के लिए, इसमें नहीं है। हाँ, सर पीडीएफ शेयर कर लेना सर। आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है, और आरएमएस वैल्यू इसमें निकालना बताया गया है बीके मेहता में। चलिए, मुझे मिलेगा तो पीपीटी में ही बनाना पड़ेगा एक्चुअली वो। तो चलिए, आरएमएस वैल्यू फिलहाल ये समझिए, साइनोसॉइडल के लिए आपकी 0.707 आईएम है। हालांकि ये इक्वेट होती है, मैं आपको कल बताऊंगा कैसे निकलती है ये, इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करके का उसकी वैल्यू सारो करके। ओके। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, तीन इंपॉर्टेंट वैल्यू आई आपके पास, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू मीन्स डीसी वैल्यू। तो तीन वैल्यू आई आपकी। अब एक चीज होती है फॉर्म फैक्टर। किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फॉर्म फैक्टर जो होता है, वो रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। तो फॉर्म फैक्टर मींस आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए दोनों चीजें फिक्स हैं।
आरएमएस वैल्यू भी और एवरेज वैल्यू भी, दोनों की 0.707, 0.637, आई एम कट गया। फॉर्म फैक्टर 1.11। ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.11 होता है, अनटिल अनलेस उसमें कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। वो बात अलग है कि आपको आरएमएस वैल्यू गिवन दे दी गई किसी भी कोसाइन का या किसी भी वेवफॉर्म का, ट्रेपेजॉइडल का या ट्रायंगुलर का, उसका आरएमएस वैल्यू दे दिया गया, एवरेज वैल्यू दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म फैक्टर, तो वो चेंज हो जाएगा। साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए फिक्स होता है ये। दूसरा आता है फॉर्म फैक्टर। सेकेंड थिंग इज योर पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर में क्या था, आरएमएस न्यूमरेटर में था, एवरेज आपका डिनोमिनेटर में था। पीक फैक्टर क्या होता है, रेशियो पीक, पीक फैक्टर जैसा नेम है। तो न्यूमरेटर में हमेशा पीक वैल्यू होगी और डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, तो ये रेशियो होता है पीक वैल्यू का आरएमएस वैल्यू से। और पीक वैल्यू आपको पता है कितनी है, वोल्टेज करंट में जो आप लिखते हो वीएम वी आई एम, वो हो गई आपकी पीक वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू आपको पता है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की 0.707 इंटू आई एम। तो आई एम डिवाइड कट गया और बचा क्या, 1/0.707। तो √2 लिख लो। ये √2 देखो अब यहाँ पे शो किया गया है। जब इसको आप आरएमएस वैल्यू को डिराइव करते हो तो ये √2 का ही फैक्टर आता है, उसकी वजह से 0.707 आता है। अब यहाँ पे √2 लिख दिया। अगर मैं आपको कल बताऊंगा आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन, मेरे पास अभी नहीं है, पीडीएफ में पढ़ा है, पीडीएफ में चला नहीं सकता। ओके। तो पीक फैक्टर भी सेम फिक्स होता है एक पर्टिकुलर साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए, बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप आगे सारी साइन वेव पढ़ने वाले हो, सिंगल फेज एसी है तो साइन वेव पढ़ोगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ फॉर्म फैक्टर 1.11, पीक फैक्टर आपका 1.414, एंड आरएमएस वैल्यू 0.707 समथिंग आई एम, और एवरेज वैल्यू 0.637 इंटू आई एम। फेजर, अब डीसी में तो फेजर का कोई मतलब नहीं था। फेजर नोटेशन एसी में आया कहाँ से, क्योंकि फेजर नोटेशन एसी में इसलिए आया क्योंकि अब आपकी जो वोल्टेज, जो करंट है, जो क्वांटिटी है, वो आपकी कांस्टेंट नहीं है। वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के चेंज हो रही है। राइट। तो एंगल के रिस्पेक्ट में आ गया, इसलिए हमने फेजर का एक नया वर्ड आ गया, फेजर। तो फेजर जैसे वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल रही है, एसी क्वांटिटी, जैसे आपने नेटवर्क थ्योरम अभी पढ़ा कुछ लास्ट उसमें लेक्चर में। तो नेटवर्क थ्योरम में डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया, वहां पे फेजर का नहीं था। अगर मान लीजिए वही नेटवर्क थ्योरम एसी सर्किट में लगाएं, सुपरपोजिशन थ्योरम एक पर्टिकुलर है, अब रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर तीनों लगे हुए हैं। तो अब इंडक्टर को कैसे डिनोट करोगे आप, और कैपेसिटर को कैसे डिनोट करो, क्योंकि रजिस्टर तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते थे, 12 ओम है, 20 ओम है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकाल लिया उसका। अब इंडक्टर को ऐसे तो नहीं बोल सकते आपकी समथिंग ओम है, जब तक उसका इम्पीडेंस ना निकालें। तो एक इक्विवेलेंट क्या है, जैसे रेजिस्टेंस को हम ट्रीट करते हैं डीसी सर्किट्स में, उसी तरीके से जब हम केवीएल, लगती सारी सुपर थ्योरम्स इसमें भी हैं, क्योंकि ये भी लीनियर नेटवर्क है। इंडक्टर कैपेसिटर भी दोनों लीनियर हैं और बाइलेटरल हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं एसी नेटवर्क के लिए भी। तो वहां डीसी नेटवर्क था, यहाँ एसी नेटवर्क है, इसमें भी नेटवर्क थ्योरम होती है सारी। तो जब आप उसको लगाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, लॉस करने के लिए एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर अगर सारे लगे हुए हैं, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी, जिससे कि पता चले कि हम लॉस हो रहा है इसमें। तो एक हम बोल देते हैं इम्पीडेंस, एसी सर्किट्स के केस में हम बोल देते हैं इम्पीडेंस, और वो इम्पीडेंस लॉस करता है। तो जैसे आप V इज इक्वल टू आई आर लगाते थे डीसी सर्किट में, अब यहाँ पे एसी सर्किट में क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई जेड, और Z आपका है इक्विवेलेंट ऑफ जो भी जितने एलिमेंट लगे हैं आपके, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो अगर मान लीजिए जैसे इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं J⍵L से, इसी तरह कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं 1/J⍵C। तो अगर R और L सीरीज में लगे हैं तो R + J⍵L,
इस टाइप से नोटेशन आता है। तो जब जे का साइन आता है कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो उसमें क्या है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कैसे आप ड्रॉ करोगे उसको, इमेजिनरी और रियल एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे? तो एक फेजर इसीलिए आता है कि एक हम मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस, एक बोल देते हैं रियल एक्सिस। तो आर प्लस जे ओमेगा एल को अगर डिनोट करना है तो उस रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज को हम डिनोट करते हैं एक फेजर नोटेशन से, ताकि हम हर चीज रीड आउट ना करें और फेजर से ही हमें हर चीज पता चल जाए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए 20 ओम है, वो 20 ओम या इंडक्टेंस की वैल्यू 15 मिली हेनरी है। तो वो कैसे आप बता पाओगे? तो वो बता बता सकते हो आप लेंथ ऑफ एरो। जब आप फेजर ड्रॉ करोगे तो लेंथ से आप बता पाओगे कि कितनी वैल्यू है। मैग्नीट्यूड उसका रिप्रेजेंट करता है लेंथ, और उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ये कितना लीड लैग जो भी है। डायरेक्शन उसका एरो डिसाइड करता है किस डायरेक्शन में एरो है उसका। हमेशा फेजर को एंटी क्लॉकवाइज में लीडिंग माना जाता है। जैसे कोई क्वांटिटी लीड कर रही है, मैं लीड लैग आपको बताऊंगा अभी कल के लेक्चर में, आज तो नहीं हो पाएगा उतना। लीड लैग, तो लीडिंग के केस में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लीडिंग माना जाता है और क्लॉकवाइज लैगिंग। ये सबको पता है, ये तो 12th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे जैसे चक्र रोटेट करेगा वैसे वैसे वेवफॉर्म बनती चली जाएगी। ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ से यहाँ, फिर ये तो 12th क्लास। चलिए, तो फेज क्या था? हमने क्वांटिटी को डिनोट किया था वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से लिखा था। तो ओमेगा टी ही तो फेज है क्या? ओमेगा टी को आपने डिनोट कर दिया थीटा से, तो थीटा ही आपका फेज एंगल है। फेज डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन वेव और कोसाइन वेव, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कर दिया तो थीटा हो गया आपका फेज। और जैसे दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी क्वांटिटी है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स कि ये पाई बाई 2 एंगल पीछे चल रही है ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से। माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 लैग, इसी को बोलते हैं हम लैग। पाई बाई 2 माइनस साइन दिखा रहा है, मतलब पाई बाई 2 पीछे चल रही है। पीछे चलने का मतलब क्लॉकवाइज में पीछे चलेगी। मतलब अगर ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे है ब्लू वाली, ऐसे नहीं, अगर मान ली एक वो ड्रॉ करें एक्स और वाई एक्सिस, तो अगर एक एक्स एक्सिस को आप माने ये वाली क्वांटिटी ब्लू वाली, तो ये रेड वाली क्वांटिटी कहाँ होगी? 90 डिग्री लैग नीचे की साइड होगी, उस एक्स एक्सिस से नीचे की साइड। तो मैंने बताया था लैग मतलब क्लॉकवाइज, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वही लैग लीड है। अब इसमें लैग लीड कैसे शो करेंगे? ये आगे चल रही है, मतलब अगर मान लीजिए ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगी, पीछे चल रही है। अगर ये ओमेगा टी प्लस पाई 2 होता, या यहाँ पे प्लस पहले चल रही है, तो अगर ब्लू वाली क्वांटिटी 0 से स्टार्ट हो रही है तो रेड वाली क्वांटिटी 90 डिग्री और पहले से स्टार्ट होगी, एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री। फंडामेंटल होता है एक लेक्चर में। आज तो खाली फंडामेंटल भी नहीं हो पाया पूरा, आज टाइम कैसे लग गया इतना। तो लीडिंग लैगिंग एक बार फिर कल 5 मिनट बताऊंगा मैं हल्का सा, क्योंकि लीडिंग लैगिंग आप जब फेजर ड्रॉ करोगे इनके एसी सर्किट्स के, एसी सर्किट में फेजर ही है। चाहे आप ट्रांसफार्मर पढ़ लो, चाहे आप इंडक्शन मोटर पढ़ लो, तो मेन आपके फेजर ही आ जाते हैं। फेजर हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फेजर थोड़ा सा पढ़ेंगे, लैगिंग लीडिंग, और उसके बाद रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म कैलकुलेटर में बताऊंगा मैं आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन सर्किट थ्योरी में आते हैं। हालांकि कि रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर, तो जिसके पास कैलकुलेटर है वो कल कैलकुलेटर लेके अवेलेबल रहे, और नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कल आपको बताऊंगा कैलकुलेटर में मेरे पास हालांकि नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे को उसमें कहीं ना कहीं बटन होगा, मैं आपको, मेरे पास है लेकिन यहाँ नहीं है। सर सिंगल फेज जनरेटर में का फेस एंगल क्या होता है? क्या होता है? हाँ, मैंने सिंगल फेज जनरेटर का दो फेज जो होते हैं उसका एंगल क्या होता है? सिंक्रोनस फेज जनरेटर का फेज एंगल क्या होता है? हाँ, सिंगल फेज जो यार ये तो मुझे 230 वोल्ट आइडिया। जनरेटर होता है। सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर का, जी जी। तो फेज एंगल किसके रिस्पेक्ट में? मैंने टू फेज के, एक तो थ्री फेज जनरेटर होता है, एक टू फेज होता है जो थ्री फेज ही घरों में। सुना है मैंने, सिंगल फेज तो हाँ, जो ये घरों में मेरे यूज को होता है नहीं, सर। मेरे को मुझे नहीं आइडिया है। अच्छा, ठीक है सर। हालांकि आपने पूछा है तो मैं चलिए देखूंगा एक बार क्या एंगल होता है। मुझे इस टाइम पढ़ा भी होगा तो मुझे याद नहीं है इस बार। ठीक है सर। क्या ठीक है? ठीक है, ओके। ओके। फिलहाल हम ट्वेंटी, चलिए तो अटेंडेंस 25 प्रेजेंट है, यहाँ पे हैं 25 रेस, करेक्टली। तो गुड नाइट। कल कोशिश करिए कैलकुलेटर अगर मिल जाए तो उसको लेके रखिएगा, और बाकी देखते हैं कल रेक्टेंगुलर पोलर थोड़ा सा चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को कवर कर लें। ओके सर, गुड ओके। नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। बाकी सिंक्रोनस जनरेटर में देखता हूँ क्या सर क्या पूछना चाह रहे थे सुशील जी।